प्रिय शिक्षार्थियों, NIS के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 7 आज़ादी कविता को समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षार्थियों, आपने यह कविता पहले पढ़ी होगी। आइए इस कविता को विस्तार से यहाँ समझते हैं। यह कविता मलयाली भाषा में लिखी गई है। इस कविता में एक दर्जी और उसके साथ काम करने वाले उसके शिष्य के बीच बातचीत के माध्यम से आज़ादी के अर्थ को समझाया गया है। इस कविता में दर्जी के साथ काम करने वाले उसके शिष्य ने अपने गुरु से सवाल पूछा कि आज़ादी क्या है, और इस सवाल के साथ ही उसके मन में आज़ादी को लेकर जो जिज्ञासा थी उसे भी वो अपने गुरु से कहता है। वो पूछता है कि आज़ादी का अर्थ क्या चरागाह में उछल कूद मचाता बछड़ा है, या असंभव समझे जाने वाले काम को पूरा करने का जो दुस्साहस है उसे आज़ादी कहते हैं। जैसे किसी चिड़िया का सूरज की तरफ उड़ते हुए जाना और वहाँ घोंसला बनाना क्या आज़ादी है, या किसी रेलगाड़ी का सीटी बजाते हुए तेज गति से भागना आज़ादी है। शागिर्द के माध्यम से उस्ताद से प्रश्न करता है कि क्या घूमना फिरना आज़ादी है। कुछ लोग सैर सपाटे को आज़ादी मानते हैं, इसलिए शागिर्द का यह सवाल ठीक ही है। शागिर्द यह भी पूछता है कि यात्रा में निकले हुए किसी मुसाफिर को अंधेरे में यदि कोई लैंप पोस्ट मिल जाए तो क्या हम इसे आज़ादी मानेंगे? क्या लैंप पोस्ट का मिलना ही उसका लक्ष्य है? आज़ादी के बारे में अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए वह फिर पूछता है कि बेफिक्र होकर सो जाना क्या आज़ादी है? शागिर्द जो अपने दर्जी गुरु के साथ बहुत सारे कपड़ों को सिलता है तो उसे ये बात समझ में आती है कि इस कपड़े के ढेर और सिलाई मशीन के जो पहिए चल रहे हैं और सुइयां जो कपड़ों को सिल रही हैं, क्या इनसे मुक्ति पाना आज़ादी है? शिक्षार्थियों, इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि दर्जी से उसका शिष्य ये जानना चाहता है कि हम जो कपड़े सिलने का काम करते हैं इससे अगर हम बच जाएं तो क्या हम इसे आज़ादी कह सकते हैं? इस तरह के अपने भाव व्यक्त करते हुए शागिर्द अपने गुरु से उत्तर पाना चाहता है। आपके मन में भी
जिज्ञासा होगी कि शागिर्द के प्रश्नों का दर्जी ने क्या उत्तर दिया। तो आप ये जानिए कि दर्जी के पास गहरे अनुभव हैं। उसने अपने अनुभवों के आधार पर बताया कि जरूरी चीजों की पूर्ति ही आज़ादी है। जरूरी चीजें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। उसने बताया कि भूखे को खाना, प्यासे को पानी, ठंड से ठिठुरते को राहत पहुंचाने वाले ऊनी कपड़े और थके मनुष्य के लिए बिस्तर ही आज़ादी है। हमारा यह कर्तव्य है कि जो हमें ठीक लगे और जिसे कहना समाज हित में आवश्यक हो वह हम अवश्य कहें। इसके लिए कभी कभी साहस भी करना पड़ता है। कविता की अगले हिस्से में ज्ञान, कर्म और बलिदान के कार्य कारण संबंध को बताया गया है। अज्ञानी के लिए ज्ञान की प्राप्ति ही आज़ादी है। कहा भी जाता है कि ज्ञान हमें मुक्त करता है। इसी तरह कविता के अगले हिस्से में दर्जी यानी गुरु आज़ादी को कर्म से जोड़कर आज़ादी का अर्थ समझाता है। कपड़े सीने का उल्लेख करते हुए दर्जी ने कर्म की ओर संकेत किया है। वह कहता है कि कर्मठ व्यक्ति ही सपने देख सकता है। कहने का अर्थ यह कि जो परिश्रम करेगा उसी के सपने पूरे होंगे। कभी कभी निरंतर काम करते हुए हम भी थक जाते हैं और सोचते हैं बस अब और काम नहीं। लेकिन यह आराम कुछ देर के लिए होता है। हम फिर काम में लग जाते हैं। कर्म को हमेशा के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। यही बात उस्ताद भी कह रहे हैं कि कर्म करना ही आज़ादी है। उस्ताद का यह मत है कि जो कर्म नहीं करता उसे आज़ादी को भी भोगने का अधिकार नहीं है। यह बात अनेक प्रकार के उदाहरण देकर कविता में कही गई है। जैसे कड़ी मेहनत करके धूप, बारिश, ठंड सहने के बाद किसान के खेत में फसल लहलहाती है। उस फसल को काटने का अधिकार केवल किसान को ही मिलना चाहिए। रोटी उसे मिलनी चाहिए जो उसके लिए मेहनत करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेहनत कोई करे और उसका फल किसी और को मिले। बोए कोई और काटे कोई। श्रम का उचित फल मिलना ही आज़ादी है। इसके साथ साथ आज़ादी का दूसरा नाम कर्म है। शिक्षार्थियों, आइए इस कविता को समझने के प्रयास में हम कुछ बिंदुओं पर फिर से ध्यान दें। पहला बिंदु है आज़ादी केवल राजनीतिक नहीं होती। इसके कई रूप
और कई अर्थ होते हैं। आज़ादी को बनाए रखने के लिए कर्तव्य या कर्म के महत्व को जानना चाहिए। काम से छुटकारा पाना आज़ादी का लक्ष्य नहीं है। इस कविता में दर्जी और शागिर्द के बहाने आज़ादी के सही मायने को समझाया गया है। हमें भी यह ध्यान रखना चाहिए कि कर्म करते हुए हम आज़ादी को समझें। कर्म में ही आज़ादी का मूल्य है, इसे जानें। शिक्षार्थियों, आपने आज़ादी कविता को धैर्यपूर्वक समझने का प्रयास किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 17 बीती विभावरी जागरी कविता को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षार्थियों, यह कविता जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति के बहाने मनुष्य को जगाने का प्रयास किया है। कविता का प्रारंभ एक सखी के दूसरे सखी को जगाने की बात से की गई है। एक सखी अपने दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, रात बीत चुकी है और सुबह हो गई है, अब तुम जागो। ये कविता 2 स्तरों पर लिखी गई है। एक स्तर में यह कविता प्रकृति का चित्रण करती है, प्रकृति को दिखाती है, हमारे सामने प्रकृति के रूप को प्रस्तुत करती है। दूसरे स्तर पे यह कविता देश में जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुई जनता है और जो अपने इस गुलामी से अनभिज्ञ है, अज्ञान है, उसे जगाने की कोशिश कवि ने की है। जयशंकर प्रसाद ये बताते हैं कि जिस प्रकार शिक्षार्थियों आपने देखा होगा कि सुबह सुबह स्त्रियां घड़े लेकर पनघट पर जाती हैं पानी भरने के लिए और तालाब में अपने घड़ों को डुबोती हैं और अपने सर पर घड़ा रख के ले आती हैं। तो जो दृश्य आप देखते हैं तालाब में डूबते हुए घड़े का, कवि ने इस कविता की दूसरी पंक्ति में इसी बात को प्रकृति के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। सुबह के समय जब अंधेरा मिट रहा होता है तब सूर्य की किरणें निकलती हैं और आसमान में जो तारे टिमटिमा रहे होते हैं उन्हें छुपा देती हैं या डुबो देती हैं। तो जैसा दृश्य आप सुबह के समय देखते हैं
आसमान में सूरज के निकलने के बाद तारों के डूबने का, वैसा ही दृश्य स्त्रियां पनघट पर घड़े में जब पानी भरती हैं तालाब में डुबाकर, तो वैसा ही लगता है। तो समानता दिखाई गई है, प्रकृति की समानता स्त्रियों द्वारा पानी भरने के रूप में। एक बात यह है। दूसरी बात, कविता में कवि ने सुबह का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कवि ने बताया है कि जब सुबह होती है तो पक्षियों का समूह तरह तरह की आवाज़ें निकालता है और वह आवाज़ बहुत ही हृदय को भाती है। सुबह के समय ही पेड़ों की कोमल पत्तियां हवा के झोंके से हल्के हल्के लहराती हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। फूलों की वो लताएं जिनमें कलियां लगी हुई हैं रस से भरी हुई, उसका वर्णन भी कवि ने किया है। आपने शिक्षार्थियों देखा होगा ऐसी लताओं को जो किसी पेड़ का सहारा लेकर ऊपर उठी हुई होती हैं और उन लताओं में छोटी छोटी कलियां ऐसे रस से भरी हुई दिखाई देती हैं जैसे घड़े में पानी भरा हो। तो सुबह के समय जो दृश्य है उसमें 3 बातों की तरफ कवि ने इशारा किया है। पहला कि पक्षियों का समूह तरह तरह की आवाज़ें निकालता है जो हमें बहुत ही सुंदर सुनाई देता है। दूसरा कि पेड़ों की कोमल पत्तियां हवा के झोंके से हल्की हल्की हिलती हुई बहुत सुंदर दिखती हैं। और तीसरी कि फूलों की लताएं छोटी छोटी कलियों से लदी होती हैं और उन कलियों में रस भरा होता है, जो लगता है कि किसी गगरी के समान है, किसी गागर के समान है। कविता के अंतिम हिस्से में कवि ने यह बताया है कि एक सखी अपने दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी, उठो, अब भोर हो गई है, सुबह हो गई है। तुम अपने होठों में कभी फीकी न पड़ने वाली जो प्रेम की मुस्कान है उसको तुमने बंद किए हुए है। तुमने अपने बालों में सुगंधित वायु को बंद किए हुए हो और तुमने अपनी आँखों में अभी भी खुमारी को बंद किए हुए हो। तो कवि एक सखी के माध्यम से दूसरे सखी से यह कहलवाता है कि तुमने जो अपने होठों में कभी फीकी न पड़ने वाली प्रेम की मुस्कान है, तुम्हारे बालों में जो बंद सुगंधित हवा है और तुम्हारे आँखों में जो खुमारी है, उसे दूर करो, उसे खोलो, उसे आज़ाद करो, मुक्त करो, स्वतंत्र करो और उठो। तुम अब तक सोई हुई हो, उठो। इसलिए ये चीज़ें अब तक बंद हैं। तुम्हारे उठते ही ये सब प्रकृति को और सुंदर बना देंगी। कविता के इस भाव के अतिरिक्त एक और अर्थ भी है। कवि ये बताना चाहता है कि आज़ादी
की लड़ाई के समय इस देश के लोगों में बहुत सामर्थ्य, बहुत शक्ति थी, लेकिन वो अपनी इस ताकत से अपरिचित थे, अज्ञान थे। और उन्हें कवि जगाने का प्रयास करता है कि तुम जागो और जाग के अपनी गुलामी के अंधेरे को मिटाओ और नई रोशनी अपने जीवन में पैदा करो, नया सवेरा अपने जीवन में पैदा करो। तो गुलामी के अंधकार से बाहर निकालने के लिए कवि ने इस कविता में लोगों का आह्वान किया है, एक तरह से उनको जगाने की कोशिश की है। यह कविता प्रकृति पर लिखी कविता होने के साथ साथ अंग्रेजी ज़माने में लोगों को जगाने का भी प्रयास करने वाली कविता है। और आज भी यह कविता हमारे लिए इसलिए मूल्यवान है कि हम आज भी सोए नहीं, बल्कि समय के साथ जागते हुए अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्यों को पूरा करें। और यह तभी होगा जब हम समय रहते जाग जाएंगे। तभी आज का अंधेरा भी हम मिटा सकते हैं और एक नई सुबह अपने समाज और अपने जीवन में ला सकते हैं। शिक्षार्थियों, आपने पाठ 17 बीती विभावरी जागरी कविता को सुना, समझा और धैर्य से आपने इसे अपने मन में बैठाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Dear learners, I welcome you to NIOS Studio. Today we will learn alphabets. We will sign these alphabets one by one. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Thank you for watching us. Hope it's useful for you. For any kind of learning support, you contact us. For more information,
log on to www.nios.ac.in. Thanks once again. Dear learners, we learn the words in audio-visual equipment in sign language version one by one. Camera, cassette, chart, compact disc, computer, cutout, film, hearing aid 1, hearing aid 2, overhead projector, radio, record, shooting, sound, television, video camera, video cassette recorder, digital camera, floppy, map, model, poster. Thank you learners for watching us.